नमस्कार, मैं उदय और स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की भानु प्रताप विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और इसका नतीजा 8 दिसंबर को जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को भानु प्रताप उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस विधायक मनोज सिंह मंडावी के निधन की वजह से कांकेर जिले की भानु प्रताप विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। पिछले महीने कांग्रेस विधायक मनोज सिंह मंडावी के निधन से ये सीट खाली हुई थी। कांग्रेस विधायक मनोज सिंह मंडावी की धमतरी में हार्ट अटैक से मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भानु प्रताप सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज सिंह मंडावी ने कुल 72,520 वोट पाकर बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार देवलाल दुग्गा को बड़े अंतर से हराया था। बीजेपी उम्मीदवार को इस चुनाव में 45,827 वोट मिले थे और इस सीट पर उस वक्त वोटर्स की संख्या 1,90,499 थी, जिनमें से कुल 1,47,789 मतदाताओं ने वोट डाला था। भानु प्रताप सीट पर साल 2018 के उपचुनाव में कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और सीट का वोट प्रतिशत टोटल 77.58% था। तो भानु प्रताप उपचुनाव का पूरा चुनावी शेड्यूल भी हम आपको बता दें कि नामांकन की तारीख जो है वो 10 नवंबर से 17 नवंबर के बीच है। नामांकन जांच की जो तारीख है वो 18 नवंबर है। इसके बाद नाम वापसी की तारीख 21 नवंबर है। मतदान की तारीख 5 दिसंबर और मतगणना की तारीख 8 दिसंबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्द ही कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी श्री PL पूनिया जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम समेत चुनाव समिति के सारे सदस्यगण बैठ के और वहां के कार्यकर्ताओं के रायशुमारी के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उस पर निर्णय लेके वहां के प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। सावित्री मैंने भी निश्चित तौर पे उनका दावा भी अपना मजबूत है, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और यह निर्णय हमारी जो चुनाव समिति है उसमें वरिष्ठ नेतागण लेते हैं। चुनाव समिति के निर्णय आने के बाद ही किसी की भी दावेदारी को मजबूत बताया जा सकता है। देखो, चुनौती तो है, इसमें शक की बात नहीं है, पर इनके साथ रहते रहते बहुत चीज सीख गई हूँ, क्योंकि शुरू से राजनीति, जब से शादी होके आई मैं तो थे ही राजनीति में, तो इनके साथ बहुत कुछ सीख गई हूँ। तो चुनौती तो है, रहता है सभी जगह, पर इन्होंने क्षेत्र में पूरे जनता, पूरा परिवार मानते थे पूरे क्षेत्र को, तो उस हिसाब से इन्होंने, और वहाँ की जनता जो विधानसभा की पूरे कार्यकर्ता, पूरे इनको एकदम पूरा परिवार मानते थे सभी को। तो आपको बता दें कि इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने शनिवार को भानु प्रताप उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस विधायक मनोज सिंह मंडावी के निधन की वजह से कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पिछले महीने कांग्रेस विधायक मनोज सिंह मंडावी के निधन से ये सीट खाली हुई थी। कांग्रेस विधायक मनोज सिंह मंडावी की धमतरी में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। तो छत्तीसगढ़ में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भानु प्रताप सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज सिंह मंडावी ने कुल 72,520 वोट पाकर बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार देवलाल दुग्गा को बड़े अंतर से हराया था। तो बीजेपी उम्मीदवार को इस चुनाव में 45,827 वोट मिले थे और इस सीट पर उस समय वोटर्स की संख्या 1,90,499 थी और जिनमें से कुल 1,47,789 मतदाताओं ने वोट डाला था। भानु प्रताप सीट पर साल 2018 के उपचुनाव में कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और सीट का वोट प्रतिशत 77.58% था। तो आपको बता दें कि उपचुनाव का पूरा शेड्यूल भी हम आपको बता दें, जहां नामांकन की तारीख 10 नवंबर से 17 नवंबर तय की गई है। नामांकन जांच की तारीख 18 नवंबर है। नाम वापसी की तारीख जो है वो 21 नवंबर रखी गई है। मतदान की तारीख 5 दिसंबर तय की गई है और मतगणना की तारीख 8 दिसंबर है। तो आपको बता दें कि दिवंगत मनोज कुमार मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है
और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें भानु प्रताप सीट से उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेश ठाकुर का नाम भी चर्चा में है। वहीं ललित नेरेटी भी कांग्रेस से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इधर बीजेपी से कई दावेदारों के नामों पर भी चर्चा हो रही है और जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें वरिष्ठ नेता देवलाल दुग्गा सबसे आगे हैं, जो 2018 में हुए चुनाव के समय मनोज मंडावी के विरोध में थे, विपक्ष में थे। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी मौजूद हैं बीजेपी से, साथ ही अमित चिमनानी जी मौजूद है हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी मौजूद हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी भी मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले मैं रुख करूंगा अमित चिमनानी जी का और इसके बाद रुख करूंगा अजय साहू जी का। अमित जी, अगर बात करें तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अगर बात करें तो 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में 5 बार ये उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से इस बार किस तरह की तैयारी की गई है? क्योंकि अगर 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, इस सीट पर 2003 में 2008 में हम जीत भी चुके हैं, तो ऐसे में बराबरी की टक्कर है। और इस बार 4 वर्षों का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उसकी वजह से जनता के बीच बड़ी निराशा है। खास करके आदिवासी भाई बहनों में आरक्षण जो उनका छिन गया उसको लेकर के भारी रोष है, निराशा है। उन्होंने काफी प्रदर्शन किए हैं, राज्यपाल ने चिंता जताई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार प्रदर्शन किया है। तो कांग्रेस जिसने आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया है, तो आदिवासी अब उनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। इन चुनावों में कांग्रेस की जमानत जब्त होना तय है। अमित जी, क्या इस बार के उपचुनाव में बीजेपी किसी अलग तरह की और एक खास स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा विषय है आदिवासियों का आरक्षण जी। उनका नौकरी का अधिकार चला गया, शिक्षा का अधिकार चला गया, तो उनके लिए बचा क्या? भाजपा की सरकार ने अपने शासन में उनका आरक्षण 20 से 32% किया और 6 साल जो कार्यकाल था उसमें सफलतापूर्वक उसको लागू भी कराया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही वो आरक्षण अब इनसे छिन गया है। तो निश्चित तौर पर आदिवासी अब अपने हक की लड़ाई को लड़ेगा और कांग्रेस हटाओ आरक्षण बचाओ के नारे के साथ चुनाव मैदान में कांग्रेस को परास्त करेगा। जी अमित जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अजय जी, आपने अमित जी की बात को भी सुना और उनका यही कहना है कि कांग्रेस को इस बार जो है वो करारी हार का सामना देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इस बार के उपचुनाव में, तो कांग्रेस ने इस बार के उपचुनाव में किस तरह की खास तैयारी की है? इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से इस बार दिवंगत मनोज कुमार मंडावी की जो पत्नी है सावित्री मंडावी, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर बार यही बात कहती है जो अमित चिमनानी ने अभी थोड़ी देर पहले कही। 2018 में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पदभार ग्रहण करने के बाद ये 5वां उपचुनाव होगा। लगभग हर साल एक उपचुनाव में हम जाते हैं और जनता भूपेश बघेल जी के चेहरे पर, उनके काम पर जनादेश के माध्यम से मुहर लगाकर सर्टिफिकेट देती है। तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले इसी तरीके की बातें करती है जी। इसी बीच में नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं। नगरीय निकायों में 10 की 10 नगरीय निकाय हम जीत कर आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें हमें जनादेश मिलता है। तो साहब, हम तो अपने काम के दम पर, भूपेश बघेल जी के चेहरे के दम पर, भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अजय जी, जीत का फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा आप बीजेपी को भी बता दीजिए। पर हम जनता के बीच में जाते हैं। अमित भाई थोड़ा सा सुन लीजिए। अजय जी, जीत का फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा बीजेपी को बता दीजिए। अमित भाई धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, सुन लीजिए शांति से। और बरगलाने का काम नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ बीच में, एंकर आपसे सवाल कर रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है अजय साहू जी। जो झूठ बोलने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। उदय जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या जानना चाहते? मैं यही पूछ रहा था आपसे कि जो जीत का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा आप बताइए, ताकि विपक्षियों को भी थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़े। लगातार जिस तरह से कई उपचुनाव जो है वो आपकी पार्टी ने जीते हैं, विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। देखिए उदय जी, विपक्षियों का मनोबल तो किसी हाल में नहीं ऊंचा हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर पर है। ये किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे ये तय नहीं है।
हम तो अपने काम पे के दम पर, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे के दम पर मैं चुनाव मैदान में जाएंगे और भानु प्रतापपुर की जनता निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब तक 4 उपचुनाव में हमको जीत मिली है, भानु प्रतापपुर की जनता भी अपने जनादेश के माध्यम से भूपेश बघेल जी के चेहरे पर और उनके काम पर मुहर लगाएगी। जी प्रत्याशी कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा उदय जी, आपने इस पर भी चर्चा की थी, प्रत्याशी कौन होगा, इसके लिए चुनाव अभियान समिति की बैठक होगी, उसमें नाम जो संभावित नाम है वो आएंगे, गुण दोष के आधार पर उसमें चयन किया जाएगा और उसके बाद पूरी कांग्रेस अजय जी पार्टी जिस तरह से अगर बात करें तो क्या सेंटिमेंट्स भी जो यहाँ पर है ध्यान में रखे जाएंगे, क्योंकि अगर बात करें मनोज मंडावी जी की तो वो काफ़ी वहाँ पर क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और लोगों के बीच में भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, लोगों के साथ उनका जो व्यवहार है वो भी सभी ने देखा है। ऐसे में क्या ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी पत्नी को इस बार के उपचुनाव में मौका देगी, या कांग्रेस की तरफ से कई और भी ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं? निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में मनोज मंडावी जी का एक बड़ा नाम था जी, 3 बार उस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और असमय जो उनकी मृत्यु हुई है उसको सारी चीजों को, वहाँ के जो स्थानीय समीकरण है उन सारी चीजों को चुनाव अभियान समिति में रखा जाएगा और उसके बाद जो सबसे उपयुक्त निर्णय होगा वो चुनाव अभियान समिति करेगी और जिसके नाम पर मुहर लगेगा पूरी कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम करेगी और उसको जिताने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जी अजय जी लौटूंगा मैं आपके पास। राम अवतार जी, आपने दोनों मेहमानों की बातों को सुना, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि इस बार के उपचुनाव में किस तरह की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले उपचुनाव में विधानसभा चुनाव की बात करूं तो हमने देखा है कि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, क्या इस बार बीजेपी कमबैक करेगी? देखिए, जो उपचुनाव है वो विधानसभा उपाध्यक्ष मंडावी के निधन के बाद हो रहा है। जी, मंडावी जी का वहां पर प्रभाव था, छात्र राजनीति से सक्रिय और युवा नेता से अच्छा मिलनसार थे। दूसरा, दिवंगत होने के बाद जिस तरह से उनकी पत्नी को टिकट देने की तैयारी है तो एक सहानुभूति रहती है और उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है। तो ये चुनाव में जिस तरह से जो दिख रहा है दृश्य जी, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कांग्रेस को फायदा इसलिए भी होगा कि उनकी पत्नी जो है शिक्षक पद में थी, वो कल इस्तीफा दे दी वो जी, और चुनाव लड़ेंगी और एक शिक्षित महिला है। दूसरा, उस क्षेत्र में अभी कांग्रेस में और दावेदार अभी उभर कर नहीं आए या कांग्रेस में और ज्यादा झगड़े नहीं दिख रहे हैं, जबकि भाजपा वहां पर दावेदार बहुत हैं और कांग्रेस की परंपरागत सीट भी है, वो जो सीट है उसमें 2-3 बार छोड़कर ज्यादातर कांग्रेस की ही जीत होती रही है। तो उस इलाके में कांग्रेस का एक तो सीट है, कांग्रेस का प्रभाव रहा है, जो नेता जिनका निधन हुआ है विधायक जी का उनका प्रभाव रहा है, उस इलाके में उनके परिवार का प्रभाव रहा है और उपचुनाव में ज्यादातर जो एक सहानुभूति लहर चलती है तो सहानुभूति लहर में भी सवार होकर कांग्रेस नैया पार लग सकती है जी। और जो दावेदार हैं, बाकी दावेदार भी जो या बाकी पार्टियां भी हैं वो भी उस तरह से उस परिवार को ज्यादा उसमें ज्यादा विरोध करने की भूमिका मैदानी स्तर पर नहीं रहती है। अब इसके बाद जो आम चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है विधानसभा उपचुनाव का, ये तो उपचुनाव के पहले आम चुनाव की तैयारी में लोग लगे हैं, तो असली मुकाबला जो है वो आम चुनाव के समय दिखेगा। ये उपचुनाव में जिस तरह की शक्ति लगाना है वैसी शक्ति नहीं लगाया। दूसरी बात ये है, इसके पहले कि कांग्रेस वहां सर्वे करा रही है, कांग्रेस ने वहां मोर्चा संभाल लिया है, अब भाजपा ने वहां राम अवतार जी अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से करीब 8 उम्मीदवार मैदान में थे, तो क्या इस बार भी इसी तरह का गणित देखने को मिलेगा? कई जो अन्य पार्टियां उनके उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में होंगे, उनको लेकर किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए, वहां आप पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर भी दिया है और बसपा की स्थिति नहीं है, जोगी कांग्रेस क्या स्थिति रहती है। भाजपा ने अपनी कमेटी बना दी है और भाजपा के कई दावेदार हैं वो सक्रिय भी हो गए हैं। तो तमाम राजनीतिक दल जो है उस चुनाव में अपना जोर आजमाइश करेंगे। तो और दूसरी ओर मुकाबला तो रहेगा, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव में सभी पार्टियां झोंकेंगी।
अब भाजपा को जो है वहां पर ये दिखाना पड़ेगा पार्टी की एकजुटता, पार्टी की सक्रियता और संगठन को वहां सक्रिय कर जो कांग्रेस की परंपरागत सीट है उस सीट में वो किस तरह से प्रभावी भूमिका निभा सकती है। जी, कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा राह जो है थोड़ी सी कठिन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। राम अवतार जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अमित जी, अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार थे देवलाल दुग्गा जी, क्या बीजेपी इस बार भी उन्हीं को मौका देगी या इस बार उम्मीदवार कोई और हो सकता है? देखिए, वो तो हमारी जो समिति है वो तय करती है, जल्दी उसकी भी घोषणा होने वाली है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि भाजपा में ज्यादा प्रत्याशी हैं, तो ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की सक्रियता को बताता है और ये तो किसी भी पार्टी के लिए बहुत फायदे की बात है कि उसमें सक्रिय लोग ज्यादा हैं। जिस पार्टी में सक्रियता ज्यादा है, कार्यकर्ता सक्रिय हैं, दावेदारी है, वही पार्टी तो जिंदा है। जहाँ पर दावेदारी ही नहीं है, एक ही आदमी है, मुझे नहीं लगता उस पार्टी के लिए कुछ फायदा बचता है। और मैं फिर से पुनः दोहराना चाहता हूँ, हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी के चेहरे पे लड़ेंगे, काम पे लड़ेंगे, तो मैं तो उनसे आग्रह करता हूँ कि वो जो घोषणा पत्र जारी करके सत्ता में आए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। अरे खैरागढ़ का जब चुनाव हुआ तो 19 से 29 घोषणाएं नहीं क्यों करनी पड़ गई? क्यों फिर से कहना पड़ गया उनको कि हम जिला बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे? क्यों कहना पड़ गया उनको? तो अब क्या हमारे अजय साहू जी ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी कोई नई घोषणा नहीं करेगी और पुराने घोषणा पत्र पर ही चुनाव लड़ेगी और काम के परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेगी? जी, जवाब दीजिए अजय जी। नई घोषणा नहीं होगी। देखिए उदय जी, उस विधानसभा की जो जरूरतें होंगी उसके हिसाब से हम उस क्षेत्र के विकास के लिए घोषणाएं भी करेंगे। हमने सर, लेकिन बड़ा सवाल है कि उपचुनाव के समय इस तरह की घोषणाएं क्यों होती है अक्सर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए हैं ये भी हमारी घोषणा पत्र में रहेगा। हम वहाँ के लोगों को बताएंगे और हमारी सरकार ने किस तरीके से उस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए ग्रामीण। अजय जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब उपचुनाव आते हैं, ये चुनाव आते हैं, उसी समय घोषणाओं की याद क्यों आती है राजनीतिक पार्टियों को? आप जब उपचुनाव ना हो या किसी तरह के चुनाव ना हो उस समय भी तो घोषणा की जा सकती है। देखिए उदय जी, कांग्रेस पार्टी तो केवल घोषणा करके चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल उठा के देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को खरीद करके चुनाव जीतने का काम करते थे। निर्दलीय प्रत्याशियों को इनकी सरकार की पुलिस जो है वो जाकर के उठा करके चुनाव जीत रही है, उनको उठा करके लेके आती थी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करती थी, कांग्रेस पार्टी उसमें विश्वास नहीं रखती। हम तो लोकतंत्र मजबूत हो उस दिशा में काम करते हैं। और रही बात घोषणाएं की, अगर हम घोषणा कर रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं तो पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी अजय जी, लौटूंगा मैं। अमित जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अजय जी ने एक गंभीर बात कह दी कि कांग्रेस जो है वो घोषणा करके चुनाव जीतती है, काम नहीं करती है। और मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो भी आवश्यकताएं होंगी विधानसभा की उसके लिए घोषणा करेंगे। तो मतलब अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, ये वो स्वीकार कर रहे हैं और 4 साल में वो काम नहीं कर पाए। तो हमारा यही मानना है कि कांग्रेस को जनता ने पर्याप्त समय दिया, जो किसी भी सरकार को देती है जनता। लेकिन अब चूंकि 4 साल हो गए, जनता को कंफर्म हो गया कि अब पर्याप्त समय हमने दे दिया और कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया, खास करके आरक्षण को छीन करके। वो ट्राइबल सीट है, आदिवासियों में इतना रोष है कि राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का उन्होंने विरोध कर दिया। कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीन लेने के बाद भी उन्हें घुमा रही है क्वांटिफाइबल डाटा के नाम से, और राज्यपाल तक ने उनको पत्र लिख दिया कि आप आरक्षण पे कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर वहां का आदिवासी वर्ग कांग्रेस की जमानत जब्त करवाएगा, चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले। अमित जी, अगर बात करें तो साल का ये हम कह सकते हैं कि आखिरी उपचुनाव है। ऐसे में आने वाले वक्त में 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो किस तरह से इस उपचुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी है और क्या इस बार के उपचुनाव में 2023 से पहले की तैयारी नजर आएगी? नहीं, निश्चित तौर पर हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले भी प्रयास हुए, मेहनत हुई है और अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत होगी और इस बार हम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और चुनाव जरूर जीतेंगे। जी अमित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राम अवतार जी, अगर बात करें तो हमने देखा कि कई अभी तक उपचुनाव हुए हैं और आने वाले वक्त में 2023 में विधानसभा चुनाव भी है। तो क्या इस जो ये उपचुनाव है
कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बार के उपचुनाव, और क्या आने वाले वक्त में जो 2023 का उपचुनाव है उसमें इसकी झलक साफ तौर पर नजर आएगी? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त पास में आता जाता है, राजनीतिक तौर पर हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी तेज हो जाता है। देखिए, ये जो चुनाव हो रहे हैं, इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की जो कोशिश हो रही है वो आरक्षण को हो रही है। भाजपा जो है, भूपेश सरकार में आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है, यह मुद्दा पूरा खासकर आदिवासी सीटों में, आदिवासी क्षेत्रों में, बस्तर सरगुजा में बनाने के लिए कोशिश कर रही, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है। तो ये आदिवासी सीट के चुनाव है। तो राम अवतार जी, हमने ये भी देखा था कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमने ये भी देखा था कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा गया था कि आप विधानसभा में विशेष सत्र बुलाइए, राजभवन आपका हर तरह से सहयोग करने के लिए तत्पर है। देखिए, राज्यपाल जी ने पत्र लिखा, उसके पहले भी उनके एक मंत्री ने बयान भी दिया था जी कि इस संबंध में विशेष सत्र बुलाया जा सकते हैं, इसका संकेत दिया था। फिर राज्यपाल जी ने भी पत्र लिखा था। तो चौतरफा दबाव अभी है, भाजपा का भी दबाव है कि आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से आदिवासियों को छला गया है, उसके मुद्दे पर सरकार अपना रुख और नीति और नियत को स्पष्ट करे। तो ये बड़ा मुद्दा है, विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावनाएं हैं। अब इस मुद्दे पर जो चुनावी मुद्दा, इसको बनाने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग का इलाका है जिस पर आदिवासी रहते हैं, उनके हकों की बात है। इस समय जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी इसलिए रोक दी गई है कि आरक्षण का मुद्दा अभी कोर्ट में लंबित है और ये मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो अभी मुद्दे तो बहुत सारे विपक्ष के पास हैं, वो मुद्दे कितने कारगर होंगे इस उपचुनाव में, ये देखने लायक बात होगी कि जिस तरह के मुद्दे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के चुनावी वादे को लेकर आंदोलन कर रही है, आरक्षण का मुद्दा है ये जी। तो इन मुद्दों के बीच यह चुनाव एक तरह से जनमत संग्रह, और ये चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि जनता का रुख किस तरफ है। एक साल भी से एक कम समय चुनाव बचा है जी, बिल्कुल। ऐसे में होने वाले इस चुनाव से जनता के रुख का भी थोड़ा सा आभास इस उपचुनाव के जरिए सभी लोगों को हो जाएगा जी। ये पता चल जाएगा कि आखिर जनता जो है वो किस साइड है और जनता के मन में क्या है, ये भी इस उपचुनाव से पता चल जाएगा। राम अवतार जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अजय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो आरक्षण को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही है और इस उपचुनाव में भी हम आरक्षण को लेकर एक मुद्दा देखेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के पास किस तरह की रणनीति होगी इस मुद्दे को लेकर और इस उपचुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फितरत है उदय जी की वो सिर्फ भुनाने में ही लगी रहती है जी। अगर उस समय जब आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाया गया तो अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण क्यों कम किया गया? ये इसलिए कम किया गया ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग कोर्ट में जाएं और उसमें स्टे ले। तो उसमें आदिवासियों को और कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के लोगों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब अगर हमने क्वांटिफाइबल डाटा बनाया जी और उसके डाटा की रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर किसी के साथ अन्याय ना हो। हम इतने संवेदनशील मामले में राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबको सबका अधिकार मिले। तो हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। उसके लिए हमें विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा, हम बुलाएंगे। कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़नी होगी, हम लड़ेंगे। इन्होंने तो ननकीराम कंवर की कमेटी बना दी और उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको कोर्ट में सबमिट तक नहीं किया जी। ननकीराम कंवर प्रदेश मुख्यालय में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि उस समय के मुख्यमंत्री मेरे मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी सरकार में मंत्री था, अब मैं इस विषय में क्या कहूं। तो किसने इस प्रदेश के आदिवासियों को ठगा है? कुछ नहीं होना है, झूठ बोलने से। अजय जी, हमारे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं आप दोनों ही मेहमानों को यहाँ रोकना चाहूंगा। अब आने वाले वक्त में ये तय होगा कि जनता जो है वो किसके मुद्दों से ज्यादा प्रभावित होती है। अजय जी, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी जुड़े। सर, आपका भी धन्यवाद। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़े। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।